नमस्कार दोस्तों, यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी 60वीं क्लास है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोषक तत्व, इनकी उपलब्धता और इनके कार्य। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों के लिए पोषक तत्व बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? पोषक तत्वों से बनाते हैं। अगर पौधों में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? पौधों में विभिन्न प्रकार की विकृतियां पैदा हो जाएंगी, विभिन्न प्रकार की कुछ दैहिक और कुछ आंतरिक बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पौधे पोषक तत्व ग्रहण करके ही अपना भोजन बनाते हैं और पोषक तत्वों से ही पौधों के शारीरिक विकास संभव होता है। तो चलिए हम आपको समझाने जा रहे हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है पोषक तत्व, इनकी उपलब्धता और इनके कार्य। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है पोषक तत्व। पोषक तत्व, ठीक, ये पोषक तत्व किसके हैं? पौधों के हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को पोषक तत्व, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पौधों के पोषक तत्व। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पौधों के पोषक तत्व। इंग्लिश में प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पौधों के पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट्स। चलिए, पहला प्रश्न ये आता है सबसे पहला कि पौधों में पोषक तत्व कितने पाए जाते हैं? तो बच्चों, पौधों में कुल पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व, देखो दो चीजें हैं। पौधों में कुल आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? पौधे में कुल आवश्यक पोषक तत्व 17 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 17। पौधे के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं? पौधे को जो आवश्यक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, कितने होते हैं? वो 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17 होते हैं। नेक्स्ट, आवश्यक पोषक तत्व जो होता है ये किसने बताया? तो दो साइंटिस्ट हैं, एक है आर्नॉन, ठीक है, दूसरे का नाम है स्टाउट। आर्नॉन व स्टाउट, ठीक है। इन दो साइंटिस्टों ने आर्नॉन स्टाउट के अनुसार पोषक तत्व अनुसार आवश्यक पोषक तत्व है। आर्नॉन व स्टाउट के अनुसार आवश्यक पोषक तत्व हैं। कितने हैं आवश्यक पोषक तत्व आर्नॉन के अनुसार? 17। कितने बच्चों? 17। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17। और उनके हिसाब से तो 17 होते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में क्या आता है, कभी कभी प्रश्न में केवल आर्नॉन दिया जाता है। वैसे तो दो साइंटिस्ट हैं, आर्नॉन एवं स्टाउट के अनुसार आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17। कितने हैं बच्चों? 17। लेकिन कभी कभी आर्नॉन का ही नाम दिया जाता है, स्टाउट का नाम नहीं दिया जाता। तो प्रश्न में अगर ऐसे आए कि केवल आर्नॉन के अनुसार कितने तत्व हैं, तो आपको क्या करना है? उसमें भी 17 ही करने हैं। तो ये पोषक तत्व जो हैं, इनको एक पैराग्राफ जिन्होंने दिया, एक सिद्धांत दिया है, तो उसको बोलते हैं, उसके सिद्धांत का नाम क्या है? आर्नॉन
के पोषक तत्व की कसौटी है। आर नोन के पोषक तत्वों की कसौटी, जिसको क्या कहा है इन्होंने, आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। क्या कहा है बच्चों, आवश्यक पोषक तत्व की कसौटी, है ना, ये इन्होंने नाम दिया है। जो आर नॉन की जो पोषक तत्वों की कसौटी थी, जो सिद्धांत था, उसका नाम क्या था, आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। कब दिया था बच्चों ये दिया था 1954 में। कब दिया था, 1954 में। या फिर इसको आप यहां लिख लो, लास्ट में लिखेंगे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा, इसको आप यही लिख लो, इसके बगल में यही लिख देता हूं मैं इसको, यही लिख लो इसको 1954। ठीक है, आ गया ना। आर नॉन ने 1954 के अंदर पोषक तत्वों की कसौटी दी थी कि आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी क्या है, उसको बोलते हैं आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। आगे समझ में, दोबारा समझिए, पौधों के लिए कुल आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 17। प्लांट के लिए टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्व, ये एक एक शब्द इसका प्रश्न है। आपने एक भी शब्द याद नहीं किया तो वही प्रश्न में उठ के आ जाएगा ऐसे कैसे। इसलिए एक एक शब्द को आपको ध्यान में रखना है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, 17। इंग्लिश में बोले तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 17। कितने हैं बच्चों, 17। 17वां कौन सा है, नया अभी जो निकला है, उसका नाम है निखिल। जो 17वां बना है, 17वां वो कौन सा है बच्चों, वो है निखिल। 17 तत्व कौन सा बना है नया, निखिल। पहले 16 थे, पहले कितने थे, 16। लेकिन 17वें की ओर खोज की, 17वें ओर बताया कि 17वां तत्व भी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है, तो वो कौन सा है, निखिल। ये प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में सबसे अंत में जुड़ने वाला तत्व कौन सा है। आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में जो इन्होंने कसौटी दी थी, आर नॉन व स्टाउट ने जो कसौटी दी थी कि इसे हम आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे, तो वो कसौटी के अनुसार तत्व कितने थे, 16। जितने तत्वों की इन्होंने कसौटी दी है उन तत्वों की संख्या 16 थी। 1954 में आर्नॉन और स्टाउट ने एक सिद्धांत दिया था पोषक तत्वों को लेकर के कि हम इसे पोषक तत्व कहेंगे, तो सिद्धांत का नाम था पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। आर्नॉन ने और स्टाउट ने सिद्धांत दिया था 1954 में, जिसका नाम था आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। आगे समझ में, आप इसको लिख ले, जो अगर मैं बोल रहा हूं आपको पसंद आया तो इसको आप ऐसे कैसे बुक में लिख लेना बच्चों, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड पे लिखवा पाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, सारी चीजें बोर्ड पे लिखवा पाना पॉसिबल नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट लगे या ना लगे, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि वही प्रश्न में आ जाएगा ऐसे कैसे। और मैं आपको बिल्कुल लिमिट का पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बैलेंस आपको स्टडी करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो लिख नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोनाउंसिएशन करके आपको समझा रहा हूं। तो आर्नॉन और स्टाउट ने 1954 में आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी दी थी, और उस कसौटी के अनुसार कितने पोषक तत्वों को आवश्यक बताया गया था। तो उस कसौटी के अनुसार जो पोषक तत्व थे आवश्यक, वो कितने थे, 16। कितने थे, 16। मतलब 1954 के समय कितने तत्व थे, 16। लेकिन अब इन तत्वों की श्रेणी में, इन आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी में एक तत्व और आया है नया, वो कौन सा है, निखिल। कौन सा तत्व बच्चों, वो निखिल। इसलिए अब आवश्यक पोषक तत्व कितने हो गए, 17। प्रश्न डायरेक्ट यही उठ के आता है कि पौधों के लिए कुल आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, पौधों के लिए कुल आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं। तो आपको वहां कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आपको सिंपल आंसर देना है 17। कितने हैं, 17। 16 पे जाना ही नहीं है, क्योंकि 16 का ऑप्शन तो पहले था, अब खत्म हो गया है। अब कितने हैं,
17। तो ये प्रश्न जो है ये सुपरवाइजर में आता है, डबल एओ में आता है, एओ में आता है, एआरएस के एग्जाम लगती है साइंटिस्ट उसमें आता है, बड़ी से बड़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है ये बच्चों। तो बच्चों कितने तत्व बन गए यहाँ पर? 17। आपको ध्यान में यही रखना है, आवश्यक पोषक तत्व जहां पे नाम आए, आवश्यक, ये और देखना जहां पे आवश्यक नाम आ रहा है वहां पे कितने आएंगे? 17। अगर पूछा जाए पौधों के लिए कुल कितने तत्वों की जरूरत होती है, तो वहां पे चाहिए 20। पौधों के लिए कुल तत्व कितने चाहिए जो जीवन चक्र में काम आते हैं, तो वो है 20। लेकिन आवश्यक पोषक तत्व कितने चाहिए, तो वो है 17। आपको यही ध्यान में रखना है, पौधे के लिए, पौधों के जीवन यापन करने के लिए कुल आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17। ठीक है। आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? ऑर्नॉन और स्टाउट ने। सिद्धांत का नाम क्या था? पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की कसौटी। तो जिस समय सिद्धांत दिया था, अर्थात सन 1954 में सिद्धांत दिया गया था, ये जो मैं लिख चुका हूं पहले, 1954 में जब सिद्धांत दिया था तो उस समय तत्व कितने थे? 16। बच्चों कितने तत्व थे उस समय? 16। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आर्नॉन स्टाउट के अनुसार, आर्नॉन स्टाउट या केवल आर्नॉन के अनुसार, डीडी आर्नॉन के अनुसार, ब्रैकेट में 1954 आ जाएगा कि डीडी आर्नॉन ब्रैकेट में 1954 के अनुसार पौधों के लिए कुल आवश्यक तत्वों की संख्या है, कितनी है? 17। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कितनी है? 17। क्योंकि वहां लिखा गया है संख्या है, मतलब वर्तमान में कितनी संख्या है, तो वर्तमान में 16 नहीं लिखना, केवल 17 लिखना है। क्या लिखना है? 17 लिखना है। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि सिद्धांत दिया उस समय, सिद्धांत दिया उस समय कितनी संख्या रखी थी, आर्नॉन स्टाउट ने या डीडी आर्नॉन ने 1954 में आवश्यक पोषक तत्वों के लिए कितने तत्वों की संख्या रखी थी, तो उस समय 16। उस समय 16 करना है। और प्रश्न सिंपल आए कि पोषक तत्व कितने चाहिए, आर्नॉन के अनुसार कितने चाहिए, तो कितने करना है? 16। और पेपर में यही आता है कि आर्नॉन के अनुसार, या सिंपल ही पूछा जाएगा कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, तो प्रश्न में यही आएगा, केवल 17, और इसी को ही सही माना जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसी के आधार पे कार्य करना है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए ऐसे कैसे। फिर हम बात करेंगे कि आर्नॉन स्टाउट ने जो तत्वों की कसौटी दी है, ये क्या चीज है बच्चों? ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत जिसका नाम है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। अब आवश्यक पोषक तत्व 17 ही क्यों है? तत्व तो बहुत सारे हैं, तत्व जो है वो 130, 135 से 140 के ऊपर है, 17 ही क्यों है? हम उन 17 तत्वों को ही आवश्यक क्यों बोलते हैं? जो 17 एलिमेंट है हमारे, उन 17 को ही हम आवश्यक क्यों बोलते हैं? तत्व तो बहुत सारे हैं, 100 प्लस है, उनको क्यों नहीं बोलते? 17 को ही क्यों बोला जाता है? तो इसके लिए 3 सिद्धांत दिए हैं आर्नॉन और स्टाउट ने, 3 सिद्धांत दिए हैं। तो वो 3 सिद्धांतों की श्रेणी में जो तत्व आता है, 3 जो सिद्धांत दिए हैं, उन तीनों सिद्धांतों की श्रेणी में जो तत्व आता है, या वो वह तत्व जो इन तीनों नियमों को फॉलो करता है, उन तीनों नियमों के अनुसार चलता है, तो उस ही तत्व को आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपको समझाऊंगा, इसको कर लीजिए पहले ऐसे कैसे आप इसको। उस समय कितनी थी? 16, लेकिन अब कितनी है बच्चों? 17। और आपको 17 ही ध्यान में रखनी है, 16 को तो भूल जाओ आप। ठीक है ना? तब तो कितने हैं? 17, बस ये ध्यान रखो। चलिए आगे चलते हैं। आर्नॉन 1954 के अनुसार आर्नॉन 1954 के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी
ठीक है, पौधों जो अपना R0 था, इसने आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी दी थी। तो वो कसौटी क्या है देखिए, इसके 3 नियम हैं। इसके कितने नियम बच्चों? इसके 3 सिद्धांत हैं। कितने हैं? 3 सिद्धांत। कि अगर ये तीनों सिद्धांत जो तत्व फॉलो करता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? उसी तत्व को हम आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखेंगे। तो सिद्धांत नंबर पहला, रूल नंबर फर्स्ट ये है कि वह पोषक तत्व, पहला नियम कौन सा है? वह पोषक तत्व जो कि पौधे की चयापचयी क्रियाओं में या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, एक ही बात है, पौधे की चयापचयी क्रियाओं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक है, चयापचयी क्रियाओं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज में सीधा भाग ले। देखिए बच्चों, पहला सिद्धांत क्या है कि वह तत्व जो पौधे की चयापचयी जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं, उनमें सीधा भाग ले। मतलब डायरेक्ट उसी फॉर्म में इंक्लूड होना चाहिए, किसी फॉर्म में चेंज नहीं हो, डायरेक्ट मतलब आवश्यक हो कि उसके बिना पौधे का जो एक्टिविटी है, पौधे की जो क्रियाएं हैं, वो संपन्न नहीं हो सकती। उस तत्व के बिना पौधे की जो क्रिया है, पौधे की जो एक्टिविटी है, पूरी नहीं हो सकती। जैसे मैं कह दूं आपसे कि मैं जबान के बिना बोल सकता हूं क्या? जीभ के बिना बोल सकता हूं मैं? आ ई यू पॉसिबल नहीं है ना, जीभ आवश्यक है। तो ये भी शरीर का एक अभिन्न अंग है जीभ। तो वैसे ही इस तत्व जो ये नियम है, इस सिद्धांत का मतलब यही है कि पौधे की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं में सीधा भाग ले, डायरेक्ट इंक्लूड हो। तो पहला नियम क्या है कि वह तत्व जो कि पौधे की जो चयापचयी क्रियाएं होती हैं, उनमें सीधा भाग ले। रूल नंबर सेकंड, वह तत्व, वह पोषक तत्व ठीक है, वह तो पोषक तत्व जिसकी कमी की पूर्ति किसी अन्य तत्व से न की जा सके, पूर्ति किसी अन्य पोषक तत्व से पूरी न की जा सके, ठीक है बच्चों, आया समझ में? मतलब पहली सिद्धांत क्या है कि पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सीधा भाग ले, डायरेक्ट इंक्लूड। दूसरा, उस तत्व की कमी को कोई दूसरा तत्व पूरा नहीं कर सके। इसका मतलब ये है, जैसे मैं हूं, ठीक है, इस यूएस तवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन की मैं नींव हूं, मैं जड़ हूं, ठीक है, सब जानते हैं इस चीज को, आप भी मानते हैं इस चीज को। मान लीजिए मैं इस कोचिंग को छोड़ देता हूं, मान लीजिए मैं इस कोचिंग को छोड़ देता हूं, तो क्या मेरी कोचिंग चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। हाँ, एक ये हो सकता है कि हम दूसरा इस कोचिंग, जब ये इसका ऑनर को दूसरा बन जाएगा, तो इसमें दूसरा को टीचर लाके पढ़ा सकता है, लेकिन क्या वो मेरी कमी की पूर्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
सेकंड एग्जांपल, और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, रोटी की जगह हम चावल भी खा सकते हैं ना, सलाद भी खा सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। लेकिन कई ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उनकी पूर्ति दूसरा तत्व नहीं कर सकता। जैसे नमक, नमक की पूर्ति तो नमक से ही की जाएगी। नमक की जगह पे आप कुछ और डालते हो क्या सब्जी के अंदर? बताइए, मिर्च की पूर्ति किससे होगी? मिर्च से होगी, चाहे लाल मिर्च हो या काली मिर्च हो। मतलब जो कैप्सिकम चाहिए, चिली जो चाहिए, उसकी पूर्ति चाहे ब्लैक चिली लो या आप रेड चिली लो, कोई सा भी लो, साल्ट की पूर्ति साल्ट से ही होगी, है कि नहीं? अगर हमें देखना है तो हमारी देखने की जो क्षमता है वो किससे पूरी होगी? आंखों से पूरी होगी। इच्छा होगी कि नहीं होगी? हम बोलना चाह रहे हैं तो बोलेंगे किससे? जीभ से बोलेंगे। तो मैंने आपको जीभ का एग्जांपल दिया था पहले तो, कि क्या मैं जीभ के बिना बोल सकता हूं क्या? आ उ पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जो सेकंड सिद्धांत है कि इस जीभ के बिना, पहली बात मैं बोल नहीं पा रहा, मतलब मेरी बॉडी का अभिन्न अंग है, ये मेरी क्रियाओं में भाग ले रहा है ना, ये मेरी समस्त जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं उनमें भाग ले रहा है। तो पहला रूल फॉलो कर लिया जीभ ने कि डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भाग ले रहा है, ठीक। दूसरी बात ये है कि मेरी जो जीभ है, इसकी कमी मेरा शरीर का कोई दूसरा भाग कर पा रहा है क्या? कि भाई मैं जीभ से तो नहीं बोल पा रहा, लेकिन मैं आंखों से बोल सकता हूं। आंखों ही आंखों में बहुत कुछ हो जाता है। गलत बात है, ये गलत बात है। कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। अगर दिमाग खराब हो तो बहुत कुछ हो सकता है, और दिमाग सही हो तो कुछ भी नहीं होने वाला। आंखों ही आंखों में हम देखते हैं, टीकते समय खूब दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। होता है ना ऐसा, कभी कभी सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि हमें टीपना पड़ता है, देखते हैं कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आंखों यहाँ पर कुछ नहीं होता बेटे। तो बोलने के लिए हमें जीभ की जरूरत है। मतलब जरूरत किसकी पड़ रही है? जीभ की। तो पहली बात तो जीभ हमारे बॉडी के लिए अभिन्न अंग है, इसकी पूर्ति दूसरा कोई अंग नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, जो ये है जीभ, ये हमारी बॉडी में डायरेक्ट भाग ले रहा है, सीधा भाग ले रहा है। अब आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? नंबर पहला था कि पोषक तत्व जो कि पौधे की चयापचय क्रियाओं में सीधा भाग ले। दूसरा, जिसकी कमी की पूर्ति कोई अन्य तत्व न कर सके। नंबर तीसरा, वह पोषक तत्व, सॉरी, वह पोषक तत्व जिसके बिना पौधा अपना जीवन यापन न कर सके। अपना जीवन चक्र पूरा न कर सके। तो बच्चों ये 3 सिद्धांत है, ये 3 सिद्धांत आपने रट लिए, जो लिखाया था वो ये रट लिया, मतलब आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिलेक्टिव मैटर, जहां से 2020 में क्वेश्चंस पुट अप होने वाले हैं, क्योंकि लगभग 2 महीने हो गए और 2 महीने और बचे हैं। तो हमारा सिलेबस लगभग काफी पूरा हो चुका है, और अब आने वाला सिलेबस तो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेबस टाइम से पूरा होगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो पोषक तत्वों में हम पोषक तत्व किसे कहेंगे? आवश्यक पोषक तत्व किसे कहेंगे? वैसे तो मैंने कहा था आपसे कि पोषक तत्व बहुत सारे हैं, लेकिन हम आवश्यक किसे कहें? तो आवश्यक कहने के लिए आर्नोल्ड स्टाउट ने 1954 में कसौटी दी थी, एक सिद्धांत दिया था कि वह तत्व जो ये 3 सिद्धांत पूरे करता है, ये 3 नियम पूरे करता है, उस ही तत्व को हम पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे। अब वो 3 सिद्धांत कौन से? सिद्धांत नंबर फर्स्ट, कि वह पोषक तत्व जो पौधे की चयापचय क्रियाओं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सीधा भाग ले। मतलब जो शरीर पौधे की जो एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, चयापचय क्रियाएं होती है, उसमें सीधा भाग ले।
ठीक है। दूसरा है वह पोषक तत्व जिसकी कमी की पूर्ति किसी दूसरे तत्व से न की जा सके। मतलब अगर कमी हो गई तो उसकी पूर्ति वही तत्व करेगा। ये नहीं है कि आपने रोटी की जगह जूस पी लिया, पॉसिबल नहीं है। अगर नमक की कमी है तो नमक ही पूरा करेगा उसको, दूसरा कोई कमी की पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक है। तीसरा है वह पोषक तत्व जिसके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा न कर सके। मतलब तीसरी जो हमारे सामने सिद्धांत है वो ये है कि विशेष उस तत्व में ये भी गुण होना चाहिए कि अगर वो तत्व नहीं दिया पौधे को या पौधे में वो तत्व नहीं है तो पौधा उस तत्व की कमी के कारण अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। मतलब उस तत्व की कमी के कारण पौधे अपना जीवन चक्र पूरा न कर सके। तो ये तीन सिद्धांत है। पहला, डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डायरेक्ट भाग ले। दूसरा, कमी की पूर्ति को दूसरा तत्व न कर सके। तीसरा, जो पौधा उस तत्व के बिना अपना पूरा जीवन नहीं बिताए, अपना जीवन यापन न कर सके, ये जीवन चक्र संभव नहीं हो। तो ये तीन सिद्धांत है, ये तीनों सिद्धांत दिए थे 1954 में आर्नोल्ड स्टाउट ने। तो आप इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए, ये सिद्धांत बहुत काम के हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार केवल इन सिद्धांतों पे केवल 17 तत्व ही खरे उतरे हैं। जितने तत्व हैं पृथ्वी पे पौधे के लिए, उनमें से केवल 17 एलिमेंट ही ऐसे निकले हैं जो पौधे के लिए इन तीनों जो फॉर्मेट है, इन तीनों फॉर्मेट को पूरा करते हैं। तो इसलिए उन तत्वों को आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। तो बच्चों इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए, बिल्कुल सिंपल है कि आप इसको अपने स्वयं के ऊपर लेके जाइए कि भाई तत्व आवश्यक का मतलब जो हमारे, जैसे कोई व्यक्ति मेरे लिए, चौक मेरे लिए आवश्यक है, ये चौक मेरे लिए आवश्यक है। अब मैं कैसे कहूंगा मेरे लिए आवश्यक है, ये जो मार्कर है मेरे लिए आवश्यक है, ये मैं कैसे कहूंगा? पहली बात कि ये मेरी जो डेली एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसमें भाग ले, मतलब ये मेरे रोजमर्रा के जीवन में काम आता है, रोज दिखाता हूँ। दूसरा, इसकी कमी कोई दूसरा चीज पूरा नहीं कर सकती, तो मैं भी मानता हूँ कि मार्कर की कमी तो मार्कर ही पूरा करेगा, दूसरा एलिमेंट नहीं है कोई। तीसरी बात, ये मेरी जो अपने जीवन चक्र उसमें पूरा काम है, मतलब इसके बिना पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसे मैं क्या कहूंगा? आवश्यक कहूंगा। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ है। पौधे के लिए वह तत्व जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे, डायरेक्ट भाग ले। दूसरा, उस तत्व की कमी को दूसरा पूरा नहीं कर सके, उस तत्व की कमी को कोई दूसरा तत्व पूरा नहीं कर सके। और तीसरा अंतिम, कि उस तत्व की कमी के कारण पौधे अपना जीवन चक्र भी पूरा नहीं कर सके, पौधे अपना जीवन चक्र भी पूरा नहीं कर सके। तो ये तीनों फॉर्मेट जहां खड़े उतरेंगे उसी को हम कहेंगे आवश्यक पोषक तत्व। तो ये जो सिद्धांत था इसका नाम था आवश्यक पोषक तत्व की कसौटी, जो बच्चों किसने दी थी? आर्नोल्ड स्टाउट ने दी थी, लेकिन बुक्स में केवल आर्नोल्ड ही है, डीडी आर्नोल्ड 1954 में। तो आप इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए बच्चों। फिर हम पढ़ेंगे कि वो तत्व जो है वो कौन कौन से तत्व हैं, कितने तत्व हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, मजा आएगा बच्चों पढ़ने में। आज बहुत सिंपल चैप्टर है ये, और काफी परेशान भी किया है इन तत्वों ने, खूब आए हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, लेकिन ये नहीं पता ये है क्या चीज। अब समझेंगे उनके बारे में। देखो, पौधों के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स या आवश्यक पोषक तत्व। ये ई है बेटा, एफ नहीं है, पी है ये, है ना। दोबारा लेता हूं उसको मैं। ठीक, अब ठीक, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? देखो बच्चों, आपको मैं लिखवा चुका कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17। कितने हैं बच्चों? 17। एक बार इसमें मैं मार्कर में ही डाल लेता हूं क्योंकि फिर दिक्कत आएगी बाद में। तो 17 तत्व हैं। तो बच्चों इन तत्वों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले तो इन तत्वों को
अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया गया है कि इनके अलग अलग नाम हैं। किसी को हम प्राथमिक कहते हैं, किसी को हम द्वितीयक कहते हैं, किसी को हम आधार तत्व कहते हैं, किसी को गौण कहते हैं, किसी को मुख्य कहते हैं। तो इस प्रकार का जो ये कन्फ्यूजन है ये अलग अलग प्रकार से है, और ये पूरा क्लियर होना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको दिक्कत करेगा। आप इसको ये मत समझो जैट के लिए आवश्यक है, ये समझो आपके जब तक आप एग्रीकल्चर में हो ये चीज़ें आपके चलेंगी। इसलिए मैं आपको पहले ही अच्छे और बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से पूरी करवाते हुए चल रहा हूँ, ताकि बच्चों आपको कोई समस्या पैदा नहीं हो 2 दिन बाद। आप ये नहीं कहो कि सर ने कोचिंग करवाई थी पर भूल गए। ये नोट्स आप बना के रखना, आपको बीएससी में सुपरवाइजर की कोचिंग में या नई कोई वैकेंसी निकलेगी तब आपको बहुत काम आने वाले हैं बच्चों ये तो नोट्स। आप इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से आपको मैं नोट्स तैयार करवा रहा हूँ। चाहूँ तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज सकता हूँ, स्वयं पढ़ लो आप, लेकिन ऐसा काम नहीं कर रहा मैं आपको स्वयं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17। कितने हैं? 17। अब इन तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला नंबर 1, यहां से हम 3 भाग कर लेते हैं इसके। ये लीजिए बच्चों, ठीक है। पहला हो गया आधार तत्व। पहला कौन सा हो गया? आधार तत्व, इंग्लिश में बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट, ठीक है। दूसरा आता है मुख्य तत्व। मुख्य तत्व इसको बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट, स्पेलिंग से कर लीजिए आप। बेसिक एलिमेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे जो नंबर 2 पे है मुख्य पोषक तत्व, इसको बोलेंगे हम मैक्रो एलिमेंट। और तीसरा बचता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म तत्व इसको बोलेंगे माइक्रो एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? माइक्रो एलिमेंट। क्लियर? पौधों के लिए जो पोषक तत्व हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17। इसको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे फर्स्ट आधार तत्व, दूसरा मुख्य तत्व और तीसरा सूक्ष्म तत्व। इसको आप इंग्लिश में भी देखिए, आधार को बोलते हैं बेसिक। बोलते हैं ना भाई ये हमारा बेसिक टर्म्स है। बेसिक आप क्लियर कर लो। तो बेसिक मतलब आप एक बार आधार क्लियर कर लो, फिर आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, तो उसे आधार बोलेंगे। दूसरा मुख्य, मुख्य को बोलते हैं मैक्रो, यानी थोड़ा सा मोटा। मैक्रो यानी मोटा, और सूक्ष्म यानी बिल्कुल बारीक छोटा, इसको बोलते हैं माइक्रो। बोलते हैं ना भाई ये तो माइक्रो एलिमेंट है या माइक्रो इरिगेशन है, ठीक है। सूक्ष्म तो माइक्रो को बोलते हैं, इसकी साइज बिल्कुल माइक्रो है तो उसे बोलेंगे सूक्ष्म एलिमेंट यानी तत्व। तो ये आपको याद होना चाहिए, बेसिक एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट। हिंदी में कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश में सेम ही मिलेगा आपको। हिंदी में आधार तत्व, मुख्य तत्व और सूक्ष्म तत्व। इनमें किसी को गौण तत्व भी बोलते हैं, है ना। इस मुख्य को गौण भी बोलते हैं, गौण तत्व। तो हिंदी में कुछ भी हो सकता है, आपको इंग्लिश में ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको गौण भी बोलते हैं, मुख्य को गौण भी बोलते हैं। बच्चों आप देख लेना इसको एक बार, है ना। मुख्य को शायद गौण भी बोलते हैं,
गौण तत्व। इसको एक बार आप देख लेना बच्चों, है ना। तो आधार तत्व, मुख्य तत्व और सूक्ष्म तत्व। अब चलिए, आधार तत्व जो है इसमें कितने तत्वों को रखा गया है। तो बच्चों, आधार तत्व में अलग तत्व है, गौण तत्व में अलग तत्व है और सूक्ष्म में अलग है। ठीक है, इसके लिए मुझे इस चार्ट को दोबारा बनाना पड़ेगा। चलिए, पहला बेसिक एलिमेंट, बेसिक, दूसरा मैक्रो और तीसरा माइक्रो। ठीक है ना, क्लियर। हिंदी में लिख देता हूं एक बार मैं यहां, इधर आधार तत्व, ठीक है, ये गौण तत्व, ठीक है, और इधर बोलते हैं इसको सूक्ष्म तत्व। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, आधार तत्व, गौण तत्व और सूक्ष्म तत्व। बेसिक एलिमेंट कितने हैं बच्चों? बेसिक एलिमेंट 3 है। कितने हैं बच्चों? 3। पहला कौन सा है? कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। बेसिक एलिमेंट कितने हैं? 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको शॉर्ट में आप इसको याद करना चाहो तो इसको CHO भी याद कर सकते हो, इसको CHO भी कहा जाता है। तो बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हो गए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बेसिक तत्व है, मतलब ये आधार तत्व है। इनका बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन तत्वों की, और ये पौधे में लगभग 95 से 80% पाए जाते हैं। मतलब पौधे का संपूर्ण, लगभग संपूर्ण भाग किसका बना होता है? CHO का, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो पौधे में लगभग 98% भाग किसका बना होता है बच्चों? 95 से 98% तक भाग CHO का बना होता है, इसलिए इसको आधार कहते हैं। पूरा पौधा इसी का बना हुआ है, ये समझ लो आप। पूरा पौधा 98% किसका बना हुआ है? CHO का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट कितने हैं? तो बच्चों, मैक्रो एलिमेंट को फिर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इसको? फिर पुनः इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राथमिक, पहला कौन सा है? प्राथमिक, और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक तत्व और द्वितीयक तत्व, यहां तक आ गया समझ में? प्राथमिक बोलेंगे प्राइमरी एलिमेंट। अपने होते हैं ना भाई, स्कूल कौन सी है? प्राथमिक स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल बोलते हैं ना वैसे। तो प्राइमरी एलिमेंट। दूसरा सेकेंडरी को द्वितीयक किसको बोलेंगे? सेकेंडरी एलिमेंट। सेकेंडरी, तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। अब प्राथमिक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों, प्राथमिक तत्व, ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया। हमारा पहला था बेसिक, बेसिक के 3 CHO, ठीक है। उसके बाद मैक्रो, मैक्रो 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक तत्व, दूसरा द्वितीयक तत्व, इंग्लिश में प्राइमरी एलिमेंट और सेकेंडरी एलिमेंट। अब प्राथमिक तत्व कितने हैं? प्राथमिक भी 3 है, जो कि प्राथमिक यानी सबसे ज्यादा जरूरत होती है पहले, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है पहले। भाई प्राथमिक हम इनको देंगे प्राथमिकता, और तत्वों में से इनको हम प्राथमिकता पहले देंगे। तो सबसे ज्यादा पौधे के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, आप स्वयं दिमाग लगाइए। आपने 11वीं एग्रीकल्चर पढ़ी है, 12वीं एग्रीकल्चर पढ़ी है, अच्छे अच्छे टीचरों से आपने अध्ययन लिया है, तो इतना तो आपको आ ही जाएगा शायद कि भाई बेसिक एलिमेंट तो पौधे के लिए जरूरी होता है, मतलब ये पूरा पौधा इनका बना हुआ है CHO का। इनको साइड में कर दो आप। अब आओ आप गौण तत्वों, या गौण तत्वों का पहला भाग प्राथमिक भाग, कि प्राथमिक तत्व किसे कहेंगे? पौधे के जीवन चक्र में सबसे पहले तत्व कौन से चाहिए?
तो आपने अगर फसलें पढ़ी है, फसलें आपने पढ़ी है, तो फसल पढ़ते समय सबसे पहले फसल की शुरुआत होती है फसल के नाम से। पहले फसल का नाम, उसके बाद उसका वैज्ञानिक नाम, उसके बाद उसका कुल, उसके बाद गुणसूत्र, उसके बाद उसके लिए कौन सी जलवायु चाहिए, उसके बाद उसकी क्या बीज दर चाहिए, ध्यान से सुनो, उसके बाद उसकी बीज दर क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीज दर के बाद किस विधि से आप बुआई करेंगे, बुआई का मेथड, उसके बाद में बुआई जब करेंगे तो उसी के साथ होता है खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक, शायद थोड़ा बहुत आपको याद आ गया होगा। तो उस समय खाद तो हम देसी खाद देंगे, खाद के रूप में देसी खाद देंगे, जैसे वर्मी कंपोस्ट, FIM, कंपोस्ट की खाद। लेकिन जब उर्वरक की बात आती है, फर्टिलाइजर्स की बात जब आती है, तो वहां पे हमारे सामने कुछ ही तत्वों के नाम आते हैं, कुछ ही तत्वों को नाम हमें बताए जाते हैं। तो वो तत्व कौन से हैं? 3 तत्व हैं। कौन से तत्व बच्चों? वो 3 एलिमेंट है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जी हाँ, इन तीनों तत्वों को ही प्राथमिक तत्व कहा गया है, मतलब प्रथम, ये सबसे पहले चाहिए पौधे को, ठीक है। तो पहला कौन सा है? नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटास, मतलब NPK। ये जो तत्व है ये पौधे के प्राथमिक तत्व हैं। उसके बाद सेकेंडरी है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। ये हमारे सेकेंडरी एलिमेंट हैं। प्राथमिक NPK और द्वितीयक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। जी आपको ऐसे कैसे याद होनी चाहिए? प्रश्न डायरेक्ट आता है कि पौधों के लिए द्वितीय पोषक तत्व हैं। पौधों के लिए द्वितीय पोषक तत्व कौन कौन से हैं? 3 तो ये आ जाएंगे, NPK, और 1 ये आ जाएगा। तो बच्चों प्रश्न क्या पूछ रहा है? पौधों के लिए द्वितीय पोषक तत्व मतलब सेकेंडरी एलिमेंट कौन सा है? सल्फर। प्रश्न पूछा जाता है पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। क्लियर? प्रश्न पूछा जाता है पौधों के लिए आधार तत्व कौन कौन से हैं? तो आधार तत्व में 3 ही है, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये इन तत्वों की पौधों को जरूरत होती है। तो ये मुख्य तत्व थे जिनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अब आइए सूक्ष्म तत्वों पे, कितने तत्वों पे? सूक्ष्म तत्वों पे। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया था कि पौधों के लिए 17 तत्व आवश्यक है। कितने तत्व आवश्यक है पौधे के लिए? 17 तत्व। अब हमने लिख कितने दिए? तो देखिए आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितने लिख दिए बच्चों हमने? यहाँ 9 लिख दिए। तो 17 में से 9 तो हमने यहाँ लिख दिए, है ना। अब बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो हम अब लिखेंगे। लगभग 8 एलिमेंट अब आएंगे। तो 8 जो एलिमेंट बचे हैं, 8 जो तत्व बचे हैं वो आएंगे सूक्ष्म तत्व की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आएंगे बच्चों? वो सूक्ष्म तत्व की श्रेणी में आएंगे। तो चलिए उनके बारे में लिखते हैं हम। देखिए सबसे पहले जिंक, कॉपर, ठीक है। इसके अलावा आयरन, ठीक है। इसके अलावा निकेल, ठीक है। इसके अलावा कोबाल्ट। और कौन सा रह गया? जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकेल हो गया, ठीक है। और सॉरी कोबाल्ट इसमें काम में नहीं आता, कोबाल्ट अलग चीज है। कमी के कारण होता है, कोबाल्ट कमी के कारण एक रोग, तो कोबाल्ट को हम आवश्यक नहीं कह सकते। अब इसमें आएगा मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीज, बोरोन। मोलिब्डेनम, इसको हटाइए, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीज और बोरोन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी एक तत्व रह रहा है, जिंक, कॉपर, आयरन, जिंक, कॉपर, आयरन, निकेल, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीज और बोरोन। अब भी बच्चों इसमें एक तत्व रह रहा है। वो कौन सा रह रहा है? देखिए वो इसमें तत्व कौन सा रह रहा है, आप लगाइए दिमाग। बच्चों 17 तो हो गए पूरे, देखो काउंट करो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो ये तत्व जो आएंगे, ये तत्व आएंगे माइक्रो तत्वों में या सूक्ष्म तत्वों में। दोबारा से एक बार देख लीजिए, पौधों के लिए आधार तत्व कौन से हैं? CHO। कितने तत्व बच्चों पौधों के लिए आधार तत्व? 3 CHO। उसके बाद दूसरा आता है गौण तत्व। गौण तत्व कौन से हैं? गौण तत्व को बोलते हैं, दो भागों में बांटते हैं इसको हम, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीय। प्राथमिक तत्व बताई दिया आपको, सबसे पहले जिनकी जरूरत पड़ती है NPK, ठीक है। और दूसरा जिसकी जरूरत पड़ती है वो है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि पौधे में हम कौन सा तत्व उर्वरक के द्वारा देते हैं। पौधे में हम कौन कौन से तत्व उर्वरक के द्वारा देते हैं। तो बच्चों इन तीनों को छोड़ के ये जो आधार तत्व है, चूंकि पौधा जो है वो इन तीनों का ही बना होता है, CHO का, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना होता है, इसलिए ये तो हम दे ही नहीं सकते, तो पौधे में विद्यमान रहते हैं। हम देना शुरू करेंगे यहां से, गौण तत्वों से। तो गौण तत्व मतलब यहां से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले तत्व कौन से आएंगे? NPK। प्राइमरी एलिमेंट कौन से आ गए? NPK। सेकेंडरी द्वितीय तत्व कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। अब आते हैं सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व जिसमें जिंक, कॉपर, आयरन, निकेल, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीज और बोरोन, ये सारे तत्व हैं जो कि सूक्ष्म तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो आपको एक एक का नाम आप लिख लेना, एक एक का ढंग से। अगर किसी को नाम याद नहीं हो तो इसका नाम जिंक है, Z यानी जिंक, C यानी कॉपर, F यानी आयरन, N यानी निकेल, M यानी मोलिब्डेनम, C यानी क्लोरीन, M यानी मैग्नीज और B यानी बोरोन। ये सारे तत्व सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में आते हैं। मतलब इनकी बहुत कम मात्रा पौधों को चाहिए होती है, क्योंकि नाम ही सूक्ष्म है। इनकी बहुत कम मात्रा पौधों को आवश्यक होती है। इनकी ज्यादा होती है क्योंकि नाम ही गौण है, ज्यादा जरूरत चाहिए। इसलिए आप देखना नाइट्रोजन कितना देते हैं? 120 kg, 60 kg, 100 kg देते हैं नाइट्रोजन। फास्फोरस 40 kg, 50 kg, पोटास 40 kg, 30 kg, 70 kg। तो ये मुख्य तत्व इसलिए ज्यादा देते हैं। लेकिन कभी आपने जिंक की मात्रा देखी है? इतनी जिंक का केवल स्प्रे किया जाता है, कॉपर का केवल स्प्रे किया जाता है। तो यहाँ पे इनकी मात्रा बहुत कम चाहिए होती है पौधों को, इसलिए इनको सूक्ष्म तत्व में रखा है, इनको गौण तत्व में रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सूक्ष्म तत्व किसे कहेंगे और गौण तत्व किसे कहेंगे। बच्चों, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता अगर 1% से कम है, 1% से कम अगर कोई तत्व चाहिए तो उसको कहेंगे हम सूक्ष्म तत्व। क्या कहेंगे? सूक्ष्म तत्व। और अगर 1% से ज्यादा अगर किसी की जरूरत है तो उसे कहेंगे गौण तत्व। उसे क्या कहेंगे हम? गौण तत्व। इसको आप बता लीजिए ऐसे कैसे? 1% से ज्यादा, 1% से कम अगर किसी की आवश्यकता है तो उसे क्या कहेंगे हम? सूक्ष्म। क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम सूक्ष्म, क्योंकि 1% से भी कम चाहिए। और 1% से अधिक तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गौण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम गौण तत्व कहेंगे। तो अब ये तत्व जो है ना, ये इन सभी की आवश्यकता पौधे को 1% से ज्यादा होती है और ये सूक्ष्म है। इसका मतलब इनकी आवश्यकता पौधों को 1% से भी कम होती है। 0.2%, 0.6%, 0.3%, 0.9%, बहुत कम, 0.09%, 0.01%। तो इसलिए इनकी आवश्यकता बहुत कम होती है जी, 1% से कम। तो यह सारे सूक्ष्म आ गए। और जिनकी 1% से ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन कितना चाहिए? 100 किलो, 1% से ऊपर नहीं हुआ, हो गया 1% से ऊपर। तो जिनकी 1% से ऊपर उन्हें गौण कहेंगे। तो इस प्रकार से इनको हमने क्लासिफाई किया है। आप इनको एक बार लिख लीजिए ऐसे कैसे, फिर मैं इनको आपको लिखवा दूंगा कि किस किस अवस्था में पौधे को उपलब्ध होते हैं। कभी कभी इनकी उपलब्ध अवस्था भी पूछ ली जाती है कि जैसे नाइट्रोजन पौधों किस रूप में मिलता है, तो नाइट्रोजन नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में मिलता है पौधों को। नाइट्रेट के रूप में सामान्य पौधे को मिलता है और जो धान वाली फसल है उसको अमोनिया के रूप में मिलता है ना। तो उतारिए इसको, अब मैं फिर लिखाता हूँ।
चलिए सबसे पहले सी कार्बन। पौधे को कार्बन कहां से मिलता है बच्चों? तो पौधे को कार्बन की पूर्ति होती है CO2 से। किससे होती है बच्चों? CO2 से। कार्बन का यहाँ से मिलेंगे क्या आता है H। H की पूर्ति कहां से होती है? H की पूर्ति जल से भी होती है और H गैस के रूप में भी पौधा ग्रहण करता है। H की पूर्ति जल से भी होती है और H को पौधा गैस के रूप में भी ग्रहण करता है। अब आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की पूर्ति किस किस से होती है? CO2 से होती है, OH से होती है और ऑक्सीजन से होती है। ऑक्सीजन की पूर्ति ऑक्सीजन से होती है, ठीक है, OH से होती है, ठीक है। इसके अलावा एक एलिमेंट और है जिससे इसकी पूर्ति होती है, उसका नाम क्या है? CO2। क्या नाम बच्चों उसका? CO2। प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट ये बनता है कि पौधों को ऑक्सीजन की पूर्ति किससे होती है? पौधों को ऑक्सीजन की पूर्ति किस चीज से होती है? तो हम क्या जानते हैं? हम सिंपल से समझते हैं कि पौधे को आवश्यक रूप से जल चाहिए, H2O। तो यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है इसलिए पौधे को ऑक्सीजन जल से मिलेगा। गलत। पौधे को ऑक्सीजन जल से नहीं मिलता। जल वाले ऑक्सीजन को तो पौधा ग्रहण करेगा ही नहीं। आगे समझ में? जल वाले ऑक्सीजन को तो पौधा ग्रहण करेगा ही नहीं। तो पौधे को ऑक्सीजन के रूप में किस प्रकार से चाहिए ऑक्सीजन? तो पौधे को ऑक्सीजन या तो OH के रूप में चाहिए या फिर CO2 में से लेगा ऑक्सीजन या फिर केवल ऑक्सीजन गैस में से ऑक्सीजन लेगा, है ना? या तो CO2 में से लेगा या OH में से लेगा या केवल ऑक्सीजन में से लेगा। तो इसका आप ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन का प्रश्न विशेष आता है कि पौधा ऑक्सीजन ग्रहण करता है जल से। एक ऑप्शन आ जाएगा OH से, एक कोई और आ जाएगा, ठीक है, मिट्टी से। तो आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन जो होता है ये केवल CO2 गैस से मिलता है या O2 से मिलता है, CO2 गैस या ऑक्सीजन से या OH से। इसका विशेष ध्यान रखना। CO2 गैस, OH या ऑक्सीजन। जल तो आएगा ही नहीं, लेकिन हाइड्रोजन जो मिलेगा वो जल से मिलेगा। किससे मिलेगा? हाइड्रोजन जल से मिलेगा। या फिर हाइड्रोजन गैस अलग से मिल जाए तो उससे मिलेगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन अलग गैस से मिल रहा है कि सिंपल हाइड्रोजन गैस मिल गई तो हाइड्रोजन मिल जाएगा, या फिर जल से भी हाइड्रोजन सेपरेट हो सकता है। ये ऑक्सीजन या तो सिंपल ऑक्सीजन मिलेगा या फिर OH के रूप में ऑक्सीजन मिलेगा या फिर CO2 में से ऑक्सीजन सेपरेट होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऑक्सीजन पौधे को किस चीज से प्राप्त होता है? जल से, CO2 गैस से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है? CO2 गैस या OH या O, ये तीनों में से आए तो ही करना है। अगर इनके अलावा कोई तत्व आए मत करना, बिल्कुल खाली छोड़ देना प्रश्न को, क्योंकि ऑक्सीजन इनसे ही मिलता है, जल से नहीं मिलता। प्रश्न बच्चे ये समझते हैं मैक्सिमम कि ऑक्सीजन में जल से मिलेगा क्योंकि H2O जल का सूत्र होता है और पौधे के लिए जल जरूरी है। तो ये क्या करते हैं कि H इस प्रकार से टूटता है, और बिल्कुल सही बात है। अगर H2O को हम तोड़ेंगे तो इस प्रकार से टूटेगा, क्योंकि H के ऊपर बैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन के ऊपर होती है 2, है ना? ऑक्सीजन की पावर -2 और H की +1। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? दो तत्वों को जोड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें दो हाइड्रोजन तत्व जुड़ जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि यहां से ऑक्सीजन मिल गया? गलत। यहां से ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा। केवल यहां से ऑक्सीजन नहीं मिलता, केवल हाइड्रोजन मिलता है, जो कि हाइड्रोजन की पूर्ति करवाता है, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं करवाता। तो ऑक्सीजन के लिए या तो प्लेन ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए या CO2 होनी चाहिए या OH होनी चाहिए। इनसे ही केवल ऑक्सीजन मिलेगा, इसके अलावा जल से ऑक्सीजन मिलने वाला नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान रखना कि पौधों को ऑक्सीजन किससे मिलता है? OH और CO2 से मिलता है, जल से नहीं मिलता। इस लाइन को लिख लीजिए आप, एक काम करो इसको लिख ही दो आप, नोट डाल के, यहां पे नोट डाल लो। नोट, पौधों को ऑक्सीजन की पूर्ति केवल CO2, OH व O से होती है, H2O से नहीं।
ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना बच्चों आप। यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा होता है, ये आईसीआर में इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो भी केमिस्ट्री वाले सिलेबस में ऐसा प्रश्न आता है, केमिस्ट्री में आ जाएगा या बायोलॉजी में आ जाएगा, किसी में भी आ जाएगा प्रश्न ये। अगर हम इसको देखें रिएक्शन के हिसाब से तो केमिस्ट्री है, क्योंकि इसमें ऐसे बन रहा है, इसका संयोजक बन अपन बनाएंगे, इसको थोड़ी ऐसे टूटेगा ये। लेकिन इसको देखा जाए दूसरे तरीके से कि ये जल होता है तो जल पौधों के लिए जरूरी है, तो ये प्रश्न बायो में भी आ सकता है, ये प्रश्न केमिस्ट्री में भी आ सकता है, और चूंकि ये दोनों एग्रीकल्चर का एक पोर्शन है तो ये प्रश्न एग्रीकल्चर में भी आ सकता है। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो तीनों में कहीं भी आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ जाए, बायोलॉजी में भी आ जाए, एग्रीकल्चर में भी आ जाए, क्योंकि तीनों फॉर्मेट पूरा कर रहा है ये। इसलिए इसका आप विशेष ध्यान रखना कि जल होता है ये इस प्रकार से ही टूटता है ना, कि पौधों में ऑक्सीजन की पूर्ति जल से नहीं होती, केवल गैस से होती है, या तो O2 या OH या CO। ठीक, अब नेक्स्ट चलिए आप, नेक्स्ट अब ये हमारे तत्व कौन से हो गए, ये तत्व आधार तत्व, इसको उतार लेना आपने बच्चों, इसको ऐसे कैसे उतार लो आप। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे तत्व हो गए आधार तत्व। कौन सा एलिमेंट होगा बच्चों, ये बेसिक एलिमेंट। अब चलेंगे प्राइमरी एलिमेंट, मतलब नाइट्रोजन। प्राइमरी तत्व में पहला कौन सा आएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि प्राथमिक तत्व आएगा पहले, है ना। मैक्रो एलिमेंट्स में पहला प्राइमरी एलिमेंट्स, प्राथमिक तत्व। प्राथमिक तत्व में सबसे पहला कौन सा आएगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पौधों किस रूप में मिलता है, या तो मिलता है NO3 के रूप में, या मिलता है NH4 के रूप में, या तो NH3 या NH4। अब NO3 को क्या बोलते हैं बच्चों, NO3 को बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं NO3 को, एमाइड। और इसको क्या बोलते हैं NH4 को, ये NH4 है, इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अमोनिया बोलते हैं। इसको आप लिख लेना ऐसे कैसे, ये बहुत काम की चीज है। NO3 माइनस को क्या बोलते हैं, NO3 माइनस ऐसे आता है, NO3 और NH4 प्लस। NO3 माइनस को क्या बोलते हैं, एमाइड उर्वरक, और NH4 प्लस को अमोनियम उर्वरक। आप इस प्लस माइनस में मत जाओ, आप वैसे रहने दो इसको, ठीक है। NO3 एमाइड और NH4 अमोनिया। अब नाइट्रोजन दो रूप से कैसे मिलेगा पौधों को, मिलेगा। देखिए सामान्यतः पौधे जो होते हैं, सामान्यतः पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, सामान्यतः नाइट्रोजन को पौधे NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं, 3 के रूप में ग्रहण करते हैं, रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं बच्चों, NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं सामान्यतः, ठीक है। लेकिन धान, चावल या जलीय फसल, कौन सी फसल, जो जलीय फसल हो, जल में उगने वाली फसल, जैसे सिंघाड़े की फसल जल में उगती है ना, तो जलीय फसल नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है, नाइट्रोजन को अमोनिया NH4 या अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है, अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आप इसको ऐसे कैसे लिख लो। 2 लाइन है कि सामान्य जो फसलें होती हैं, सामान्य फसलें नाइट्रोजन को NO3 जिसको बोलते हैं एमाइड के रूप में ग्रहण करती हैं, लेकिन धान, ये नहीं ऑब्लिक है बच्चों, लेकिन धान या चावल या जलीय फसल, जो जल में उगने वाली फसल है, वो फसल नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है, NH4 या अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। इस लाइन को आप ऐसे कैसे लिख लो, ये दोनों के लिए आएगा, एमाइड के लिए सामान्य फसल और अमोनिया के लिए जलीय या धान वाली फसल। प्रश्न ऐसे आता है, धान में नाइट्रोजन किस रूप में दिया जाता है, धान में, या कई बार आया हुआ भी क्वेश्चन है ये कि धान में या चावल की फसल में नाइट्रोजन किस रूप में दिया जाता है, तो वहां पे आएगा एमाइड के रूप में, अमोनिया के रूप में, दोनों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों धान में हम एमाइड के रूप में निर्णय करके अमोनिया के रूप में ही देते हैं, क्योंकि धान की जो फसल है वो सामान्यतः जल में ही उगाई जाती है ना।
किस में उगाई जाती है बच्चों? जल में उगाई जाती है। तो इसलिए धान में हम नाइट्रोजन किस रूप में देंगे? अमोनिया के रूप में देंगे। जो जल में उगने वाली फसल है, सभी फसल जो जल में उग रही हैं उनमें अमोनिया के रूप में देंगे, और वे सभी फसल जो सूखी मिट्टी में उग रही है, नॉर्मल मिट्टी में, उसमें हम एमाइड के रूप में देंगे। अब प्रश्न एक और इसमें पुट अप होता है कि सर धान में अमोनिया के रूप में क्यों देते हैं? चावल की फसल में जो नाइट्रोजन होता है उसको अमोनिया के रूप में क्यों देते हैं? एमाइड के रूप में क्यों नहीं देते? एमाइड के रूप में क्यों नहीं देते? अमोनिया के रूप में ही क्यों देते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका मैं कंफ्यूज क्लियर कर दूं कि बच्चों सूखी मिट्टी में जब हम नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं, है ना, सूखी मिट्टी में, तो यूरिया क्या होता है कि मिट्टी के कणों के बीच अटका हुआ रहता है। तो यूरिया रहता है ना, यूरिया, जैसे हमने यूरिया का कण डाला, ये देखना इसको, तो ये क्या करेगा? ये हमारे मिट्टी के कणों के बीच अटका हुआ रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो पौधे की जड़ें इसको आसानी से ग्रहण कर लेंगी। तो ये तो हो गया यूरिया या एमाइड उर्वरक, ठीक है। अगर इसको हम लिक्विड अवस्था में दें, तरल अवस्था में दें, तो तरल अवस्था में क्या होता है कि यूरिया जो होता है वो पानी में घुल करके और नीचे की तरफ चला जाता है या फिर लीच हो जाता है। लीच हो जाता है मतलब लीचिंग वाला गुण पाया जाता है इसमें यूरिया में, तो ये नीचे की तरफ गति कर जाता है पानी में घुल करके। जो एमाइड होता है ये पानी में घुल करके जड़ों से नीचे चला जाता है, मतलब पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता। पानी में घुला और नीचे चला गया। मान लीजिए जैसे खेत में पानी भरा हुआ है, उस पानी भरे खेत में हमने यूरिया डाल दिया, तो यूरिया क्या होगा? यूरिया पानी में घुल तो जाएगा, घुलनशील तो है, लेकिन घुलने के बाद वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अब वो इतना नीचे चला जाएगा जो पौधे के लिए उपलब्ध ही नहीं है, इसके लिए धान के लिए उपलब्ध है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम? मतलब हमने यूरिया जो किसी काम का ही नहीं रहा, क्योंकि धान की जड़ें तो पानी में घूम रही हैं, धान की जड़ें पानी में है और ये जो यूरिया है ये जड़ से नीचे चले गया। तो उस कंडीशन में हम ऐसा उर्वरक डालेंगे, ऐसा नाइट्रोजन यूज में लेंगे जो पानी में ही घुलनशील हो, जैसे पानी में घुल जाए। तो यहाँ पे हम एमाइड उर्वरक डालते हैं तो वो क्या होगा बच्चों? पानी में घुला हुआ रहेगा, नीचे की तरफ लीच नहीं करेगा, नीचे की तरफ गति नहीं करेगा, पानी में ही घुलनशील रहेगा। इसलिए पानी में घुलनशील के लिए अमोनिया का रूप लेते हैं, और ठोस जो मृदाएं होती हैं, शुष्क जो मृदाएं होती हैं, उनमें एमाइड का रूप लेते हैं। तो एमाइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल यूरिया। सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा इसका? कि यूरिया को हम इस रूप में दे सकते हैं। तो इसको आप उतार लीजिए बच्चों, ऐसे कैसे। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छा टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है। तो नाइट्रोजन हो गया। अब पढ़ते हैं हम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस को HPO4 या H2PO4 माइनस, इस रूप में भी इसको हम दे सकते हैं। HPO4 या H2PO4 माइनस के रूप में भी इसको हम दे सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका इसको देने का। कभी कभी प्रश्न में क्या आता है, कभी कभी प्रश्न में माइनस का चिन्ह नहीं आता, प्रश्न में माइनस का चिन्ह नहीं आता। तो उस स्थिति में क्या करना है आपको? उस स्थिति में याद रखना है कि फास्फोरस HPO4 और H2PO4 के रूप में दिया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा साहब इन दोनों में मेन कौन सा है? इन दोनों में मेन ये है। प्रश्न कैसे भी पूछे, प्रश्न में चाहे दोनों ही क्यों ना आ जाए, प्रश्न में दोनों ही आ जाए। मान लीजिए कि फास्फोरस उपलब्ध होता है, फास्फोरस किस रूप में उपलब्ध होता है? H2PO4 और HPO4 माइनस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि H2PO4 के रूप में ज्यादा उपलब्ध रहता है, H2PO4 के रूप में ज्यादा उपलब्ध रहता है। हालांकि उपलब्ध इस रूप में भी रहता है, लेकिन ज्यादातर इस रूप में उपलब्ध रहता है, इसलिए इसी ऑप्शन को सही माना जाता है। देखो मैं समझा रहा हूं, उस हिसाब से ये भी सही है, आपके हिसाब से आप करके आएंगे सब दोनों, तो दोनों भी सही है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इसे ही सही माना जाता है एग्जामों के अंदर। ये प्रश्न खूब आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि फास्फोरस किस रूप में उपलब्ध होता है पौधों को? तो फास्फोरस H2PO4 के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है?
H2PO4 के रूप में मिलता है। ये आए या ना आए इस पे ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए दोनों कर दिया तो आपको उत्तर गलत माना जाएगा, चाहे कितना ही सही हो, क्योंकि पौधे ज्यादातर इस रूप में ही ग्रहण ले रहे हैं और हमेशा ज्यादा के बहुमत को देखा जाता है, कम के बहुमत को नहीं देखा जाता। पढ़ते समय हम छोटी दवा भी पढ़ेंगे, बड़ी दवा भी पढ़ेंगे, लेकिन जब यूज के बारे में बात होगी तो यूज में हम बड़ी चीज को ही मान्य रखेंगे, जब इसका यूज ज्यादा होता है इसलिए यही मान्य है। तो यहाँ पे जो फास्फोरस किस रूप में दिया जाएगा, H2PO4 के रूप में दिया जाएगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन हो गया फास्फोरस, अब आएगा पोटाश। तो पोटाश दिया जाता है K2O, किसके रूप में दिया जाता है बच्चों, पोटाश दिया जाता है K2O के रूप में। पोटेशियम K2O के रूप में पौधे को उपलब्ध रहता है, ये है ना, इस रूप में रहता है बच्चों, पोटाश K2O के रूप में उपलब्ध रहता है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। फिर आता है अपना नेक्स्ट सेकेंडरी एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2 और सल्फर SO4-2, सल्फर का SO4-2। चलिए, ये हमारे बेसिक एलिमेंट हो गए, ये हमारे प्राथमिक हो गए। अब हमारे चलेंगे द्वितीय, तो इसमें सबसे पहले आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम मिलेगा Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2 और सल्फर का SO4-2, इस रूप में ये मिलते हैं। तो आप इनको लिख देंगे, ये सेकेंडरी एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंडरी। ये हमारे आधार, ये हमारे प्राइमरी, ये हमारे सेकेंडरी, कि इस रूप में मिलते हैं। ज्यादातर प्रश्न ऑक्सीजन का पूछा जाता है कि ऑक्सीजन पौधे को किससे प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन OH, CO2 या O से प्राप्त होता है, जल से प्राप्त नहीं होता। दूसरा पूछा जाता है नाइट्रोजन किस रूप में मिलता है, तो नाइट्रोजन एमाइड के रूप में मिलता है, नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में मिलता है। चावल के लिए अमोनिया, बाकी सबके लिए एमाइड। जलीय फसलों के लिए अमोनिया, मैंने लिखवा दिया आपसे, जो फसलें जल में हो रही हैं उन सबके लिए अमोनिया, चाहे सिंगाड़ी खेती क्यों ना हो उसके लिए अमोनिया, सीधी सी बात है। अपने पूर्वी भारत में जो झील होती है, उत्तरी भारत में झीलें जो है वहां पे तैरती हुई खेती की जा रही है। डग झील में तैरती हुई खेती की जा रही है, तो वहां पे नाइट्रोजन किस रूप में देंगे हम, वहां पे हम नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में देंगे, क्योंकि घुलनशील है इसलिए अमोनिया के रूप में देंगे। पोटेशियम K2 ग्रुप में मिलता है, कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2 और सल्फर SO4-2। ये तो हमारे हो गए 9 तत्व। अब चलिए बाकी तत्वों की बात करते हैं। अगला जो हमारा तत्व है वो कौन सा है, अगला हम तत्व लेके चलते हैं, ले रहे हैं आयरन। कौन सा ले रहे हैं बच्चों, आयरन मिलता है फेरस और फेरिक, Fe+2 और Fe+3। फेरस होता है Fe, इसके दो रहते हैं Fe+2 और Fe+3, ठीक है। इसको इनमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरस और इसको फेरिक, ठीक है। इसको बोलते हैं Fe+2 को फेरस और इसको फेरिक। अब इसको याद कैसे करेंगे सर, हम कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों इन दोनों में बड़ा कौन सा है बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इन दोनों में अधिक कौन सा है, Fe+2 और Fe+3 में बड़ा कौन सा है, Fe+3। मतलब ये क्या है, अधिक है, Fe+2 अधिक है। आयरन को बोलते हैं फेरस, है ना, तो ये है अधिक, इसलिए फेरस को फेरस प्लस अधिक, फेरस प्लस अधिक बराबर फेरिक। आगे समझ में, फेरस क्या है, अधिक इसलिए फेरिक, और यहां पे Fe+2 है, इसको बोलेंगे फेरस, Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक, इसका ये नाम है। तो इसको आप ऐसे कैसे लिख लेना, फेरस और फेरिक। तो आयरन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट चल रहा है, वो चल रहा है बोरोन। बोरोन चल रहा है, तो बोरोन के लिए लिखते हैं B(OH3), B(OH3). बोरोन किस रूप में मिलता है बच्चों, बोरोन मिलता है, बोरोन BOH3 इस रूप में मिलेगा हमारा बोरन, बोरेक्स के रूप में, है ना, किस रूप में मिलेगा बच्चों,
बोरेक्स का स्प्रे करेंगे हम, तो बोरॉन स्प्रे में हो गया। अब हमारा था मैग्नीज, मैग्नीज Mn+2 और क्लोरीन Cl-। अब जानते हैं इसको, तो मैग्नीज मिलता है Mn+2 और क्लोरीन Cl-, क्योंकि जो नमक बनता है वो बनता है NaCl का, NaCl, तो Na+ और Cl-, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, Cl आ रहा है, इसलिए Cl किस रूप में मिलेगा, -2 रूप में मिलेगा। ठीक है, तो Cl किस रूप में हो गया बच्चों, Cl आपके -2 रूप में हो गया। अब आता है मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम मिलेगा, मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम ये मिलेगा MoO4+2, MoO4+2 के रूप में मिलेगा। मोलिब्डेनम ऐसे लिखते हैं बच्चों, M बड़ा O छोटा, ये किस रूप में मिलेगा, MoO4+2, इस रूप में लिखना है आपको। मोलिब्डेनम इस रूप में लिखा जाता है MO, ठीक है, लेकिन इसके साथ अक्षर और जुड़ रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे MoO4+2, इस रूप में मिलेगा हमारा मोलिब्डेनम। तो इसको लिख लेना सबके साथ, इसमें 2 तत्व हैं, मोलिब्डेनम और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो मोलिब्डेनम इस रूप में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जिंक, जिंक किस रूप में मिलता है, जिंक Zn+2, जिंक किस रूप में मिलता है बच्चों, Zn+2, है ना, Zn+2। अब आ गया हमारा नेक्स्ट जो बचेगा, सेकंड लास्ट, वो बच रहा है कौन सा, कॉपर। कौन सा बच रहा है बच्चों, कॉपर। तो जो हमने आयरन में लिखा था फेरस प्लस फेरिक, वही सेम कॉपर में काम आएगा, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। कॉपर में काम क्या आएगा, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, सेम काम में आएगा वही। कॉपर का 2 क्यूप्रस और इसका क्यूप्रिक, +2+3, ये क्यूप्रस है, क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक, ये क्यूप्रिक है ना, क्यूप्रस क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। अब इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे। और लास्ट का हमारा बच रहा है, कौन सा बच रहा है, लास्ट का निकिल, तो निकिल तो Na के रूप में मिलता है। लास्ट में कौन सा बचेगा हमारा, निकिल, किस रूप में मिलता है, इस रूप में। ठीक, तो ये बच्चों आज हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा कि पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या क्या है, किसे हम पोषक तत्व कहेंगे, पोषक तत्वों का सिद्धांत, आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी किसने दी, कौन सी सन में दी, कितने तत्व आवश्यक तत्व होते हैं और वो पौधे को किस रूप में उपलब्ध होते हैं। तो ये पौधों के लिए उपलब्धता है, पौधों के लिए उपलब्धता, जैसे कि इस रूप में ये मिलेंगे, इस रूप में ये मिलेंगे। तो इसको आपको याद करना है, ऐसे कैसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। अब कल हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों के कार्य, पोषक तत्वों के कार्य एवं इनकी कमी से होने वाले नुकसान, तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए बहुत हो गया, इतना ही। कल फिर मिलेंगे बच्चों टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आके दीजिए। और बच्चों देखो, कोचिंग खुल सकती है, स्कूलें कॉलेज खुलने की गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है। अभी 1 तारीख को पता चलेगा इस चीज़ का कि भाई कोचिंगें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। अगर कोचिंगें खुलती हैं तो क्या उसकी बाध्यता रहती है, उसको ध्यान में रख कर के कोचिंग खोल दी जाएगी और आपका हमारे लिए स्वागत रहेगा कि आप आएँ और अपनी सीट को पूरी करें, अपनी जगह को पूरा करें और अपना सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में लेकर के जाएं। तो अभी देखते हैं गवर्नमेंट का क्या निर्देश रहता है, कोचिंग खुलने की संभावनाएं हैं। निश्चित रहिए, अगर नहीं खुलती हैं तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, वे विद्यार्थी जो हमारी क्लास को पहली बार ले रहे हैं, उनसे फिर रिक्वेस्ट है कि बच्चों अगर अभी तक आपने हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मैक्सिमम 12th AG के स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर कीजिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल बच्चे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।